रात गहराने लगी थी। दूर से देखने पर पेड़ भी बड़े बड़े दैत्यों की तरह नजर आ रहे थे। चारों तरफ ऐसी खामोशी फैली हुई थी कि मानो मनहूसियत में यहाँ पर डेरा डाल दिया हो। ऐसे में एक धीरे तहखाने के अंदर रखे हुए बक्से में हलचल होने लगी। उसके हिलने से उस पर जमी हुई मिट्टी हट रही थी। कुछ सेकंड बाद ही उस बक्से का दरवाजा तोड़कर एक हाथ उसमें से बाहर निकला। वो हाथ पूरी तरह से जला हुआ था। उसके बड़े बड़े नाखून उसके हाथ को और भी भयानक बना रहे थे। दूसरी तरफ महल में राजा वीरभद्र अपने बेटे के इंतजार में तेजी से अपने कमरे में टहल रहे थे। उन्हें एक अनजाना समय सता रहा था, मानो कोई आफत आने वाली हो। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, गजब हो गया मालिक, राजकुमार चंद्रभानु अभी तक उस पुराने महल से वापस नहीं आए हैं। कितनी बार समझाया है कि उसका यूं अकेले रियासत में घूमना ठीक नहीं, मगर वो हमारी सुनता ही नहीं। और आज तो उसने हद ही पार कर दी। बिना हमारी इजाजत के पुराने महल में चला गया। जब आप लोगों को पता है कि गुरुजी ने राज परिवार के किसी भी सदस्य का उस महल में जाना वर्जित किया है, फिर कैसे आप लोगों ने राजकुमार को वहां जाने दिया? जाइए, अपने साथ मंत्री जी को ले जाइए। हमें हमारा बेटा हर हाल में सुरक्षित चाहिए। राजा के बोलते ही नौकर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सीधा पुराने महल पहुंच गया। पूरे महल के आसपास अंधेरा हो रहा था। केवल उन लोगों के हाथों में जो मशालें थी, उसकी रोशनी में देखने पर महल पुराना होने के बावजूद भी अपनी भव्यता की कहानी सुना रहा था। महल के अंदर राजकुमार चंद्रभानु पहले से ही मौजूद थे। इस कारण महल का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। सब लोग दरवाजे से भीतर दाखिल हुए तो बाहर का सूखा बगीचा इस बात की गवाही दे रहा था कि अब वहां पर कोई नहीं जाता। महल की दीवारों पर भी अब कई जगह कली सी काई जम चुकी थी। वे लोग जैसे ही भीतर दाखिल हुए तो एक उल्लू उड़ता हुआ उस नौकर के कंधे पर आकर बैठ गया। वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। नौकर ने उसे धक्का देकर हटाया तो वो चीखता हुआ उन लोगों के ऊपर ही उड़ रहा था। जैसे ही वो लोग महल के भीतर दाखिल हुए तो तेज हवाएं चलने लगी और उनकी जलती हुई मशालें हवा से बुझने लगी। एक दो मशालें तो बुझ चुकी थी। उन लोगों ने जैसे तैसे कर अपनी मशालों की रोशनी को बुझने से बचाए रखा। राजकुमार चंद्रभानु, कहाँ हैं आप? कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? जल्दी आइए, हमें यहाँ से निकलना होगा। राजकुमार चंद्रभानु। नौकर बार बार आवाज दे रहा था, मगर चंद्रभानु तक उन लोगों की आवाज नहीं जा रही थी और ना ही चंद्रभानु की आवाज उन लोगों को आ रही थी। मंत्री जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमार यहाँ से चले गए हों? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम तो महाराज के खास सेवक हो। तुम्हारा ध्यान तो चारों तरफ होना चाहिए। तुमने देखा नहीं, राजकुमार चंद्रभानु का रथ महल के बाहर ही खड़ा है। बिना रथ के वो कहाँ हो सकते हैं? छोटा मुंह और बड़ी बात, मगर पूरे राज्य को तो पता है कि राजकुमार चंद्रभानु इकलौते होने की वजह से अय्याशी और मनमानी में अपने पिता से भी 2 कदम आगे हैं। हो सकता है कि किसी लड़की का चक्कर हो या राजकुमार। हमारे सामने तो तुमने इस तरह की बात की, मगर ध्यान रहे कि महाराज के सामने इस तरह की कोई भी बात मत करना, वरना तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। चुपचाप राजकुमार को ढूंढो और यहाँ से निकलना है, वरना पता है ना। मंत्री के कहने पर नौकर 2 लोगों को लेकर महल के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है, मगर वहां भी अंधेरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आता। वो लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्हें किसी चीज के सड़ने की बदबू आने लगती है।
लगता है ये महल इतने दिनों से बंद था तो यहाँ पर कोई जानवर मर गया है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। अभी उसकी कही हुई बात पूरी नहीं हुई थी कि किसी के घुर्राने की आवाज आने लगी। सभी लोग उसी ओर देखने लगे, मगर कोई भी नजर नहीं आया। लगता है यहाँ पर कोई जंगली जानवर है। उसकी आवाज सुनी आपने? आवाज ही नहीं सुनी, मैं तो अपने सामने साक्षात जंगली जानवर को देख रहा हूँ। तुम भी देखो। कहते हुए उसने उसकी ओर इशारा किया। उसे देख सबके मुंह से चीख निकल गई। बड़ा भीम काय शरीर, जगह जगह से पूरे शरीर की चमड़ी लटक रही थी। उसके मुंह से अजीब सी कुर्राहट निकल रही थी। वो जैसे जैसे उन लोगों के करीब आता जा रहा था, बदबू और भी तेज होती जा रही थी। उसे देख उन सबकी रूह कांप गई। एक भय की सिरहन उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और उनका कलेजा मुंह को आ गया। उस अजीब से दिखने वाले प्राणी के हाथों में राजकुमार चंद्रभानु का शरीर था, जो जगह जगह से नोचा हुआ था। पूरे शरीर में से खून की धार बह रही थी। तभी वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज बहुत ही भयानक थी। सब लोग डरकर दरवाजे की ओर भागने लगे, मगर तभी राजा वीरभद्र का नौकर किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। मशाल की रोशनी में जब उसने देखा तो वो राजकुमार चंद्रभानु का सिर था। वो उस सिर को अपने हाथ में लेकर तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वे सभी लोग उस किले के अंदर कैद होकर रह गए। वे लोग बचने के लिए महल की छत की तरफ भागने लगते हैं, मगर वे सीढ़ियां थी कि खत्म ही नहीं हो रही और बढ़ती ही जा रही थी। फिर अचानक ही वे लोग हवा में उड़ने लगे। 1 एकड़ जमीन पर गिर गए। भयानक आकृति ने 1 करोड़ लोगों को अपनी तरफ खींचा। बस सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, मगर उस भयानक आकृति को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने एक एक कर सभी लोगों के शरीर को चीर दिया। पुराने महल में आज इतना खून खराबा हुआ था कि खून बहता हुआ महल के बाहर तक पहुंच गया। दूसरी तरफ अपने महल में राजा वीरभद्र अभी तक अपने बेटे के ना पहुंच पाने से परेशान थे। आखिर उन्होंने फैसला किया कि वे खुद अब उस पुराने महल में जाकर अपने बेटे को ढूंढ कर लेकर आएंगे। जैसे ही उन्होंने अपने सारथी को रथ निकालने के लिए कहा, उनके कुलगुरु वहां पर आ गए। वीरभद्र, हमने पहले भी कहा था कि उस महल में तुम्हारे काले राज दफन है। तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य वहां ना जाए, मगर तुमने हमारी एक न मानी। हमारी दिव्य दृष्टि बता रही है कि राजकुमार चंद्रभानु के साथ साथ तुम्हारे नौकर भी उस बुरी आत्मा का शिकार हो चुके हैं। अब भी यदि तुम वहां जाओगे तो तुम भी नहीं बच पाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने बेटे का शोक भूलकर उस आत्मा की शांति की तैयारी करो। गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है। हमारे बेटे चंद्रभानु की मौत? नहीं, हरगिज नहीं। हम उस आत्मा से अपना प्रतिकार लेकर रहेंगे। प्रतिकार तुम नहीं ले पाओगे, बल्कि प्रतिकार तो वो ले रहा है। भूल गए, वो भी तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा नाजायज बेटा। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुमने अपने जवान बेटे को उस महल के तहखाने में जिंदा दफन कर दिया था, और अब वो लौट आया है और उसके मुंह अब खून लग चुका है। इससे पहले कि वो और हिंसक हो सके तो खुद को बचा लो। गुरुदेव, आपके होते हुए हमें कैसी फिक्र? आप भी तो हमारे रक्षक हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा हम करने को तैयार हैं। चलिए पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। गुरुदेव के कहने पर राजा वीरभद्र अपने जायज बेटे चंद्रभानु और नाजायज बेटे प्रताप भानु दोनों की आत्मा की शांति के लिए हवन शुरू करते हैं। मगर तभी अचानक हवन कुंड में ढेर सारा पानी आकर गिर गया और हवन की अग्नि बुझ गई। अपने हवन को नष्ट होता हुआ देख वीरभद्र गुस्से में अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया। हमारी पूजा को नष्ट करने का दुस्साहस किसने किया? वीरभद्र और कुछ कह पाते
उसके पहले ही उनकी निगाह कमरे की दीवार के ऊपर गई, जहां पर कोई काली सी वस्तु दीवार से टिकी हुई थी। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा और वही भयानक पुराने महल बना दैत्य यहां पर उनके सामने खड़ा था। वो धीरे धीरे वीरभद्र की ओर बढ़ने लगा। उसने अपने हाथों से एक ही झटके में वीरभद्र के शरीर के 2 टुकड़े कर उन्हें हवा में उछाल दिया और फिर वो दैत्य धीरे धीरे बढ़ते हुए महल के राज सिंहासन पर बैठ गया और जोर से घुर्रा कर बोला, अब इस राज्य पर सिर्फ मेरा हक है। पिताजी, आपने तो मुझे मार दिया था, मगर मैंने मरने के बाद भी अपना हक हासिल कर लिया। रात के 10 बज रहे हैं। हॉस्टल में डिनर के बाद कुछ लड़के ग्रुप में बैठे हुए हैं। तभी एक लड़का घबराया हुआ सा वहां आता है। अरे यार, न जाने कहाँ फंस गए हम लोग। मैं अभी ये कॉलेज और हॉस्टल छोड़कर जा रहा हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या है? मैं बाथरूम में नहा रहा था तो मैंने खिड़की में एक काली सी परछाई देखी। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की से कोई झांक रहा हो और मेरा नाम पुकारा। जब मैंने बाहर आकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस एक भयानक सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ने वाले सीनियर आरजू के मुंह से ये बात सुनकर फर्स्ट ईयर के प्रीत की घिघी बंद गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। तुम सब जूनियर अपने कमरे में जाओ, ये कुछ ज्यादा ही डर गया है, हम लोग इसे संभालते हैं। प्रीत को कॉलेज ज्वाइन किए 1 हफ्ता ही हुआ था और तभी से सीनियर ने इस ब्लॉक के भूत या किस्से सुना सुना कर उसके मन में गहरी दहशत बैठा दी थी। रात के तकरीबन 1 बजे प्रीत को लगा जैसे उसके कमरे के बाहर कोई भारी लोहे का सामान घसीटा जा रहा हो। प्रीत कुछ समझ पाता इससे पहले ही रोड से उसके दरवाजे पर वार करने की आवाज सुनाई देने लगी। ठक ठक की आवाजें सुनकर प्रीत का डर के मारे बुरा हाल था। वो कंबल में दुबका हुआ था। तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। उसने सहमते हुए फोन उठाया तो दूसरी तरफ से भयानक सी आवाज आई, प्रीत! उसके हाथ से फोन छूट गया। प्रीत डर से कांप रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा भड़ाक की आवाज से खुल गया। प्रीत ने डर से आंखें बंद कर दी। अचानक कमरे से ठहाकों की आवाज गूंजने लगी। प्रीत ने आंख खोली तो पूरा सीनियर ग्रुप पेट पकड़े हंस रहा था। डियर जूनियर, रैगिंग ना सही, मजाक तो अलाउड है ना मेडिकल कॉलेज में। चल अब ज्यादा घबरा मत, तेरे साथ मजाक कर रहे थे। और हाँ भैया, ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। कुछ समय के बाद अचानक कॉलेज मैनेजमेंट का एक लेटर आया जिसके अनुसार सभी छात्रों को रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वाली नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना था। हॉस्टल की ये नई बिल्डिंग उनके हॉस्पिटल के ठीक पीछे ही थी, जिसे कुछ समय पहले ही मैनेजमेंट ने सस्ते दामों में हॉस्टल बनाने के लिए खरीदा था। सभी स्टूडेंट्स उत्साहपूर्वक नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गए थे। कुछ दिन बीते तो वहां पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। अरे यार, ये अनुज को क्या हुआ है? आजकल कुछ चिड़चिड़ा सा रहता है, न तो बात करता है न किसी को अपने रूम में आने देता है। अरे यार, क्या बात कर रहा है? मेरा दोस्त है ना राघव, उसका भी यही सीन चल रहा है। न तो बात करता है और ना ही क्लास में आता है। यार, यहाँ पर कुछ हो रहा है शायद। कुणाल और सत्यम अपनी अपनी क्लास में चले गए थे। उसी दिन शाम को डिनर के बाद, यार सत्यम, जल्दी चल यार, मेरा फ्रेंड है ना राघव, वो आज
डिनर करने नहीं आया तो मैं उसे चेक करने के लिए उसके रूम में चला गया और वहां देखा कि वो फांसी से लटका हुआ था। राघव के बाद एक हफ्ते में ही अनुज और प्रिया ने भी एक के बाद एक आत्महत्या कर ली थी। पूरे हॉस्टल में मनहूसियत सी फैल गई थी। हर स्टूडेंट के दिल में डर था, न जाने कब कैसी मनहूस खबर सुनाई पड़ जाए। दबी जुबान में छात्रों के बीच अब ये चर्चा हो रही थी कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। छात्रों में भय का वातावरण बन गया था। कॉलेज मैनेजमेंट के साथ साथ स्टूडेंट्स भी इन घटनाओं से बहुत विचलित थे और हॉस्टल छोड़कर भाग जाना चाहते थे, लेकिन मिड सेशन में पढ़ाई छोड़कर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। 2 दिन बाद 3 डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज लाई गई। डेड बॉडी को छात्रों की शोध के लिए लाया गया था। डेड बॉडी अभी मुर्दा घर में रखी हुई थी, जो कि हॉस्टल की बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही था। रात के 2 बजे का वक्त था। कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सब गहरी नींद में सोए हुए थे। फाइनल ईयर के 3 स्टूडेंट्स एक रूम में बैठकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे। अरे यार, ये रात को बाहर से ऐसी कैसी आवाजें आ रही हैं? सो जा भाई, तुझे नींद की जरूरत है। कोई आवाज नहीं आ रही है। हम लोग भी आज इधर ही सो जाते हैं। कुछ देर बीती तो बाकी दोनों को भी बाहर से आवाज सुनाई दी। यार, ये कैसी भयानक आवाज है? लग रहा है जैसे कि मुर्दा घर से आवाज आ रही हो। मुर्दा घर से आती भयानक आवाजें बगल वाले ब्लॉक में रहने वाले छात्रों की नींद उड़ा रही थी। उन तीनों ने अंदर जाकर चेक करने का मन बनाया। जैसे ही उन्होंने मुर्दा घर का दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ एकदम सामान्य था। अभी तक आ रही आवाजें भी बंद हो चुकी थी और कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन तीनों शव अपनी जगह से गायब थे। ये देख वे तीनों वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़े, छत पर लगे पंखे से कोई नीचे की ओर कूद पड़ा। तीनों चीखते हुए वहां से बाहर भाग निकले। उनके पीछे पीछे सुस्त चाल से वे डेड बॉडीज भी चल रही थी, जिन्हें आज ही मुर्दा घर लाया गया था। वे क्षत विक्षत शव, कटे चेहरे, अकड़े हुए हाथ, मुड़े हुए पैर और फटी हुई आंखों के साथ उनके पीछे पीछे आ रहे थे। इस घटना के बाद वे डेड बॉडीज और स्टूडेंट्स कहीं नहीं दिखे। कल रात को मुर्दा घर से आ रही आवाजें और भी कई स्टूडेंट्स ने सुनी थी। उनकी शिकायत पर कॉलेज प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हॉस्टल के उस भाग में ताला जड़ दिया था। पुलिस लापता स्टूडेंट्स को ढूंढने में लगी हुई थी। उसी दिन इंस्पेक्टर को आत्महत्या करने वाले लड़कों के रूम से उनके अपने मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो बरामद हुए। हॉस्टल रूम में बने पहले वीडियो में राघव अपने गले में फंदा लगा रहा है और पास में ही एक काली छाया दिखाई पड़ रही है। कैमरे के वीडियो में थोड़ी अस्पष्ट आवाजें भी सुनाई पड़ रही हैं, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। फंदा लगाता हुआ राघव पूरी तरह से भावविहीन था, जैसे उसे हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। अचानक कोई राघव का नाम लेकर पुकारता है, आ जाओ राघव, आ जाओ। और अगले ही पल वो खुद को फंदे से लटका लेता है। इंस्पेक्टर इस वीडियो को देखकर बिल्कुल सख्ते में आ गए। दूसरी ओर जब स्टूडेंट्स के गायब होने के बारे में गेट कीपर के बूढ़े पिता को पता चला तो अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर वे कुछ जानकारी देने को राजी हो गए। बेटा, ये हॉस्टल एक कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया है, जिसे प्रबंधन ने कम दामों में खरीद लिया था। दरअसल कब्रिस्तान में हर तरह की नकारात्मक शक्तियां होती हैं, मगर कुछ शक्तिशाली भी होती हैं। वो हावी होने के लिए बस एक कमजोर शरीर को तलाश रही होती हैं और फिर इंसानी खून पीकर ही उनको तृप्ति मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल में कोई
ऊपरी साया ये सब करा रहा हो? इस पहेली को सुलझाने के लिए हॉस्टल के हर कोने में कैमरे लगाए गए ताकि हर छोटी बड़ी घटना को मॉनिटर किया जा सके। अमावस्या की काली रात थी। हॉस्टल में लगे कैमरों के अलावा बाकी सब गहरी नींद में सोए हुए थे। आधी रात को कैमरे में टेरेस की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। तीनों कोई और नहीं, ये वही छात्र थे जो गायब हुए थे। उनकी आंखों में कोई हरकत नहीं है, चेहरे पर कोई भाव नहीं है। शरीर का कतरा कतरा खून चूस लिया गया है। शरीर बिल्कुल गल चुका है। वे अपने शरीर को घसीटते हुए हॉस्टल में घुस आए हैं। वे कमरों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक एक करके 3 दरवाजे खुल गए। उन तीनों ने अपने अपने शिकार चुन लिए। वे घसीटते हुए तीनों शिकारों को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। उसके बाद वीडियो बंद हो जाता है। अगली सुबह जिसने भी वो वीडियो देखा उनका दिल दहल गया। आनंद फानन में इंस्पेक्टर को बुलाया गया। डरते हुए किसी तरह सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखा तो वहां गायब हुए स्टूडेंट्स की लाशें बरामद हुई। जिसने भी ये नजारा देखा उनका कलेजा मुंह को आ गया था। सभी लाशें गली सड़ी हालत में थी। उन लाशों का अंतिम संस्कार करने के बाद उस हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस पहेली को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर शर्मा उस वीडियो को लेकर एक तांत्रिक के पास गए। ये सब शक्तिशाली आत्माओं का किया हुआ है। सैकड़ों सालों से वो यहां भटक रही थी, लेकिन हॉस्टल बन जाने के कारण इंसानी खून उनके मुंह लग गया है। ये आत्माएं रात के अंधेरे में ही शक्ति प्राप्त करती हैं। उन शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसीलिए उन तीनों शरीरों में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। शरीर मिलते ही वो और भी ज्यादा खौफनाक हो गई और उसके बाद जो हुआ वो तो तुम जानते ही हो। सलामती चाहते हो तो आज ही उस हॉस्टल को खाली करा दो। उस दिन के बाद हॉस्टल में लगा ताला कभी नहीं खुला। कहते हैं वो मेडिकल कॉलेज भी उसी साल बंद हो गया था।